तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा एडिटोरियल है द परफेक्ट स्टॉर्म। दोस्तों, ये हमारे जो वीडियो हैं ये इंग्लिश पे हैं, जो कि हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए खासकर हैं। हम जो द हिंदू एक न्यूज़पेपर होता है, उसमें एक एडिटोरियल होता है, उसके ज़रिए हम आपको इंग्लिश समझाते हैं। उस एडिटोरियल को हम आपको पढ़ाते हैं, उसका हिंदी मतलब हम आपको बताते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, संज्ञा क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये सब हम आपको बताते हैं और आपको इंग्लिश का डर को दूर कर देते हैं, इंग्लिश के भौकाल को। तो चलिए दोस्तों, उत्साह और उमंग के साथ हम आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं। द परफेक्ट स्टॉर्म। द परफेक्ट स्टॉर्म आज के एडिटोरियल का जो नाम है द, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब एक तरीके से सही, अच्छा, सही, ठीक है। नहीं कहते परफेक्ट यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। परफेक्ट, सही। स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब होता है आंधी या तूफान, एक सही आंधी, सही तूफान, ठीक है। स्टॉर्म मतलब क्या होता है, जो तूफान आता है ना, जो आंधी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म, ठीक है। सही तूफान, सही आंधी, ठीक है। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे। तो वही दोस्तों, जो कल हमने एक एडिटोरियल पे वीडियो बनाई थी, हमने रसिया और जो यूक्रेन का वॉर है उसके ऊपर बनाई थी और नाटो से रिलेटेड। तो आज का एडिटोरियल भी रसिया यूक्रेन से ही रिलेटेड है। तो अगर आपने कल का हमारा एडिटोरियल वीडियो देखा है तो आज का आपको वीडियो इतना सरल लगेगा, इतना आसान लगेगा कि आप देखते से ही उसका मीनिंग समझते जाओगे, सब कुछ ईजिली। तो इसलिए कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखना जाकर हमारे चैनल पे, ठीक है, जिससे आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, एक तरीके से इंग्लिश समझना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश लिखना, सब कुछ आप जान जाएंगे इन वीडियो से, ठीक है। तो नाटो, अब यहाँ पे देखिए रसियाज हेडिंग है, ठीक है। रसियाज यूक्रेन गैम्बिट कुड अनरेवल की अजम्पशंस ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमी पॉलिसी। तो जो गैम्बिट क्या होता है, एक तरीके से पहला कदम, मतलब आपका जो गैम्बिट है मतलब शुरुआत, पहला कदम आपकी तरफ से, ठीक है। तो रसियाज यूक्रेन गैम्बिट कुड अनरेवल, ठीक है। मतलब रिवेल मतलब क्या होता है, रिवील होता है ना, एक किसी चीज़ को रिवील करना, उजागर करना। कुड अनरेवल मतलब उजागर, अनरेवल, कुड लगा है तो अनरेवल मतलब उजागर कर सकता है। की अजम्पशंस क्या होती हैं यहाँ पे, मान्यताएं, ठीक है। अजम्पशंस क्या होती हैं, मान्यताएं, ठीक है। तो रसिया से यूक्रेन गैम्बिट अनरेबल उजागर कर सकता है। जो की का मतलब यहाँ पे चाबी से नहीं है, ठीक है, नहीं, आपका की मतलब चाबी होती है। की अजम्पशन मतलब प्रमुख मान्यताएं, यहाँ पे की का मतलब प्रमुख से है, ठीक है। तो की अजम्पशन प्रमुख मान्यताएं, ठीक है। ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमी पॉलिसी, जो चलाती हैं, जो चलाने वाली हैं। ड्राइविंग मतलब नहीं कहते यार मुझे ड्राइविंग, क्या तुझे ड्राइविंग आती है, तो ड्राइविंग मतलब चलाना किसी चीज़ को। तो जो चलाती हैं इंडियाज, इन भारत की जो इकोनॉमिक मतलब होता है दोस्तों आर्थिक पॉलिसी मतलब नीति, ठीक है। तो रूस का जो गैम्बिट है भारत की आर्थिक नीति को चलाने वाली प्रमुख मान्यताओं को उजागर कर सकता है, ठीक है। गैम्बिट मतलब समझ रहे हैं, गैम्बिट का हिंदी मतलब नहीं होता, गैम्बिट मतलब होता है किसी चीज़ का पहला कदम, ठीक है, एक तरीके से गैम्बिट, ठीक है। तो रसियास यूक्रेन गैम्बिट, ये पूरा क्या हो गया, नाउन, जो रेड कलर में है वो नाउन है, तो ये पूरा एक नाउन हो गया। कुड अनरेबल मतलब उजागर कर सकता है, कुड अनरेबल, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गई। कुड, शुड, वुड, ये क्या होती हैं, मॉडल होते हैं, एक तरीके से वर्ब होते हैं। अनरेबल उजागर करना, एक क्या है, वर्ब। कौन से अजम्पशंस, हमने कहा की अजम्पशंस, प्रमुख अजम्पशंस। तो जो की है वो क्या है, एडजेक्टिव है। जो ग्रीन कलर के हैं, हरे कलर के, वो एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो की किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, किसके लिए, अजम्पशंस के लिए, ठीक है, मान्यताओं के लिए। तो मान्यता क्या होती हैं, एक चीज़ है, एक कन्विक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, नाउन है। ड्राइविंग, किसी चीज़ को ड्राइव करना, चलाना, एक क्या है, वर्ब है। इंडियाज, भारत की, तो इंडिया क्या है, एक कंट्री का नाम है।
तो इसलिए क्या है, एक नाउन है। इकोनॉमिक पॉलिसी, तो कौन सी पॉलिसी भाई, तो देखिए पॉलिसी कई तरीके की होती हैं, आर्म पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, और क्या कहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनी है तो आप कह सकते हो पॉलिसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक, आर्थिक मतलब फाइनेंशियल चीज़ से रिलेटेड है, तो ये इकोनॉमिक क्या होगा, एडजेक्टिव, किसके लिए, पॉलिसी के लिए। और हमने आपको पहले ही बताया कि जो आईसी एंडिंग वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो ये आईसी से एंडिंग हो रहा है, आईसी इसमें सफिक्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द combative advent of Russian military into Ukraine early Thursday has predictably spooked markets across all asset classes the world over, ठीक है। तो द कॉम्बेटिव एडवेंट, जो रसिया का जो आगमन है, देखिए एक होता है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट पिछले वाले वीडियो में समझाया था, कॉम्बेटिव मतलब क्या होता है, इसलिए मैं अब थोड़ा कम समझाऊंगा पर बहुत समझा दूंगा, टेंशन मतलब। कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो होते हैं लड़ाकू विमान, जो युद्ध में लड़ते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं डिचुम डिचुम डिचुम, तो वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं जो लैस होते हैं मिसाइलों से, लड़ाकू विमान, ठीक है। तो वैसे ही क्या है यहाँ पे कॉम्बेटिव, तो ये एडजेक्टिव है। तो कॉम्बेटिव मतलब जो जुझारू, एक तरीके से लड़ाकू या जुझारू। एडवेंट एक यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आगमन, जैसे द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया का आगमन, द एडवेंट ऑफ टेलीविज़न, द एडवेंट ऑफ किसी भी चीज़ का आगमन को हम क्या कह सकते हैं, एडवेंट, ठीक है। तो एडवेंट यहाँ पे एक नाउन है। ऑफ द रशियन, तो जो जुझारू आगमन है किसका, रसिया का, रसिया की किसका, सेना का, मिलिट्री का। तो जुझारू आगमन ऑफ रशियन मिलिट्री इनटू यूक्रेन, किस में, यूक्रेन में, यूक्रेन एक कंट्री है, ठीक है। अर्ली थर्सडे, इस थर्सडे के शुरुआत में, अर्ली मतलब शुरुआत में, तो थर्सडे, ठीक है, अर्ली थर्सडे, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, थर्सडे मतलब होता है गुरुवार, ये तो समझ रहे हो ना। तो गुरुवार की शुरुआत में हैज़ प्रेडिक्टिवली स्पोक्ड, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो प्रेडिक्टिवली है, ये देखिए, ये प्रेडिक्टिवली है, ये क्या है, एडवर्ब है। प्रेडिक्टिवली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो द कॉम्बेटिव यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, किसके लिए, एडवेंट, नाउन के लिए। तो कॉम्बेटिव किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, किसके लिए, नाउन के लिए, ठीक है। एडवेंट के लिए। ऑफ रशियन मिलिट्री, भाई इंडियन मिलिट्री, अमेरिकन मिलिट्री, हमने कहा रशियन, तो रशियन एक एडजेक्टिव होगा या किसके लिए, मिलिट्री के लिए, सेना के लिए। यूक्रेन, तो यूक्रेन एक कंट्री का नाम है। अर्ली मतलब शुरुआती, थर्सडे गुरुवार को, ठीक है। तो अर्ली एक क्या एडजेक्टिव किसके लिए, थर्सडे को। लेटर थर्सडे, अर्ली थर्सडे, ठीक है। हैव वर्ब होती हैं। प्रेडिक्टेबल एल वाई एंडिंग बट क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, प्रेडिक्टेबली, ठीक है। स्पूक्ड, प्रेडिक्टेबली स्पूक्ड मार्केट्स, तो जो मार्केट हैं, जो बाजार हैं, ठीक है। अक्रॉस द एसेट क्लासेस द वर्ल्ड ओवर, तो जो गुरुवार की शुरुआत में यूक्रेन ने, जो रूसी सेना के जुझारू आगमन ने दुनिया भर में अपनी जो एसेट क्लास हैं, मतलब एसेट मतलब होता है संपत्ति, आपकी एसेट आपकी संपत्ति है, जैसे आपकी सोना, आपका पास सोना है तो वो एक एसेट है, घर है, ज़मीन है, एसेट में आती है संपत्ति, ठीक है। तो संपत्ति क्लासेस मतलब संपत्ति वर्गों, ठीक है। क्लासेस मतलब संपत्ति वाली जातियों, संपत्ति वर्गों में जो बाजारों, मार्केट्स मतलब बाजारों को जो क्या कर दिया है, प्रेडिक्टिवली एक तरीके से स्पूक्ड मतलब एक तरीके से डरा सा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया भर में, वर्ल्ड ओवर मतलब यहाँ पे क्या है, दुनिया भर में,
ठीक है। तो गुरुवार की शुरुआत में यूक्रेन ने रूसी सेना के जुजारी आगमन से दुनिया भर में जो ऑल मतलब सभी जो संपत्ति वर्गों को जो मार्केट्स बाज़ारों में प्रिडिक्टिवली स्पूक्ड डरा दिया है, किसमें, दुनिया भर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझना, वो कहना ये चाह रहा है कि भाई जो यूक्रेन और जो वॉर है उसने जो दुनिया भर के जो बाज़ार हैं, इंडिया का हो चाहे वो चाइना हो चाहे वो यूक्रेन हो, उनको बाज़ारों को डरा दिया है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बेटिव एडजेक्टिव है एडवेंट के लिए, रशियन एडजेक्टिव है मिलिट्री के लिए, यूक्रेनियन अर्ली थर्सडे, अर्ली यहाँ पे एडजेक्टिव है किसके लिए, थर्सडे के लिए। प्रिडिक्टिवली एलवाई एंडिंग में एडवर्ब होते हैं। स्पूक्ड तो ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। मार्केट्स बाज़ारों तो एक नाउन है। अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस संपत्ति वर्गों, ठीक है। जैसे अब भारत का मुकेश अंबानी रतन टाटा ये डर रहे हैं मतलब इनको रेफ़र कर रहा है कि भाई अब बिजनेस अगर इनका रूस में बिजनेस होगा तो वो ठप पड़ सकता है, यूक्रेन में बिजनेस होगा तो ठप पड़ सकता है, इस तरीके से, ठीक है। द वर्ल्ड दुनिया तो ये क्या है, विश्व क्या है, एक नाउन है। ओवर ओवर एक क्या है, एडवर्ब है जो बता रही है पूरे विश्व में, ठीक है। चलिए ऑयल प्राइजेस oil prices surged to an 8-year high of around 105 डॉलर अ बैरल, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही समझना, अ बैरल यहाँ तक, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है, ऑयल प्राइसेस जो तेलों का जो दाम है, ठीक है, तेलों के दामों में जो सर्ज मतलब बढ़ोतरी हुई है, टू एन 8-year हाई जो 8 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, और अराउंड किसके लगभग पहुंच गया है, 105 बैरल। तो इस लाइन का मतलब यह है कि जितना भाव पिछले 8 साल में भी नहीं बढ़ा तेलों का, वो अब बढ़ गया है, ठीक है। तो तेल की कीमतें लगभग 105 डॉलर पर बैरल के 8 साल के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए आपने बैरल नाम तो सुना है, लेकिन बैरल होता क्या है दोस्तों, जैसे लीटर होता है ना, जिससे हम पानी दूध को नापते हैं, पेट्रोल को नापते हैं, डीजल, लीटर, ठीक है, लीटर। तो उसी तरीके से एक बैरल होता है जिसको किस में यूज किया जाता है, ऑयल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है बैरल को। क्योंकि देखिए वहाँ पे लीटरों से तो ऑयल बेचेंगे नहीं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ जहाँ से कच्चा तेल आता है, अब भारत लीटर में तो लाएगा नहीं, तो वहाँ चलता है बैरल। और एक बैरल बराबर होता है, जो एक बैरल होता है उसमें कितने लीटर होते हैं, ये बात बहुत अच्छी है, आपको जानना चाहिए। तो एक बैरल में होते हैं 159 लीटर। एक बैरल में कितने होते हैं, 159 लीटर, 159 लीटर, 159 लीटर। तो एक बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर। तो अब 105 डॉलर में कितना हो गया, एक 159 लीटर मिलेगा। अब ये मत समझना कि 100 डॉलर में मतलब 105 डॉलर मतलब हो रहा है, यहाँ पे मोटा मोटा मान के चलें अपन 9,000 के समथिंग मान के चलो 100 डॉलर को, ठीक है। अब 9,000 में उन्हें कितना मिल रहा है, 160 लीटर। तो आप कहोगे ये तो सरकार बहुत कमा रही है, सीधा सीधा 5,000 कमा रही है एक बैरल पे। पर दोस्तों ये वहाँ से आता है कच्चा क्रूड ऑयल आता है। तो यहाँ पे अब लाया जाएगा, फिर फैक्ट्रियों में क्या करा जाएगा, उसको फिल्टर किया जाएगा मशीनों से, प्राइवेट कंपनियों फिल्टर करेंगी तो वो अपनी कमाई करेंगी। फिर पेट्रोल पंप पे आएगा तो पेट्रोल पंप वाले अपनी कमाई करेंगे। फिर ट्रेन से उन्हें पेट्रोल जगह जगह से भेजा जाएगा तो वो डिलीवरी चार्ज लगेगा। तो इसलिए उतना ही कमाती है सरकार, और ये 10-5 रुपये ना कि आप ये समझना, ठीक है। तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। तो 59 लीटर। तो ऑयल प्राइजेस एक क्या होगा, यह नाउन हो गया। सर्ज्ड मतलब बढ़ना, ठीक है, उच्च स्तर पर पहुंचना, ठीक है। सर्ज मतलब देखिए, सर्ज मतलब होता है जैसे कि एकदम से बाढ़ आ गई, सर्ज हो गया, ठीक है, एकदम से बढ़ गया पानी का लेवल, एकदम से भाई लोग जनता में हंगामा बढ़ गया, सर्ज हो गया, ठीक है। ऐसे ही एकदम से प्राइस बढ़ गया तो सर्ज्ड, ठीक है।
एक तरीके से इंटेंसिटी कर देना किसी चीज़ की। टू एन एट ईयर, तो ईयर यहाँ पे एक नाउन है। हाई यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। और अराउंड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। 105 अ बैरल, अ मतलब एक बैरल, 105 का कितना, एक बैरल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैरल यहाँ पे क्या है, नाउन है। स्टॉक अरे बाबा, स्टॉक मार्केट टम्बल्ड विथ द इंडियन bourses crashing nearly 5% on Thursday and the rupee dipping perilously close to the 76 to the dollar mark। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक मतलब होता है शेयर बाजार, शेयर बाजारों, स्टॉक मार्केट्स शेयर बाजारों में टम्बल्ड मतलब होता है एक तरीके से गिरावट, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिस्परेजिंग, टम्बल्ड गिरावट, विद द इंडियन गिरावट आई, विद द इंडियन भारतीय बोर्सेस क्या होता है, बोर्सेस बाजार होते हैं। अब ये बाजार मत समझना आपके आस पड़ोस का बाजार, ठीक है, नहीं आप समझ लो कि मेला वाला बाजार बोर्सेस। तो वो बोर्सेस मतलब होता है स्पेशली जो स्टॉक एक्सचेंज वाला मार्केट होता है ना, जो शेयर मार्केट वाला स्टॉक एक्सचेंज वगैरह करते हैं, तो उसे हम बोर्सेस कहते हैं। किसको कहते हैं, स्टॉक जो वाला होता है उसे हम बोर्सेस कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, गुड। तो बोर्सेस क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज वाला जो मार्केट होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, वो क्या होता है, बोर्सेस होता है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो बोर्सेस हैं, उसमें जो शेयर मार्केटों में कमी आई है। क्रैशिंग नियरली, जो क्रैश हो गया है, नियरली 5%, तो 5% की गिरावट आई है, लगभग। नियरली मतलब यहाँ से है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, नियरली 5%, तो 5% की गिरावट आई है ऑन थर्सडे, गुरुवार को, ठीक है। एंड द रुपी, और जो रुपया है, डिपिंग मतलब गिर गया है एक तरीके से, ठीक है, जो रुपया है वो गिर गया है, ठीक है। डिपिंग मतलब गिर गया है, ठीक है। कहाँ तक, देखिए ये गिरावट है, ये डिपिंग मतलब एक तरीके से ये टम्बल्ड दूसरी तरीके की गिरावट है, और ये डिपिंग दूसरी तरीके की है, ठीक है। इसका मतलब है गिरावट, इसका मतलब गिर गया है, ठीक है। डिपिंग नीचे गिरना, ठीक है, नीचे गिरना। पेरिलसली क्या होता है, यहाँ पे इसका ही एक एडजेक्टिव बनाते हैं, पेरिलस, ठीक है। तो पेरिलस होता है मतलब खतरनाक, जबरदस्त, एकदम से पेरिलस, ठीक है, खतरनाक। तो एल वाई इसमें ही जोड़ दो तो ये क्या बन गई, अब एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गई। तो पेरिलसली यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, और इसका मतलब है खतरनाक रूप से, ठीक है। क्या है इसका मतलब, खतरनाक रूप से। तो पेरिलसली खतरनाक रूप से गिर गया है। क्लोज टू किसके पास पहुंच गया है, 76, जो 76 टू $1, $1 बराबर 76 रुपये के पास पहुंच गया है। तो समझिए $1 76 रुपये, मतलब रुपये की वैल्यू क्या है, गिर गई है, और जो डॉलर की वैल्यू क्या है, बढ़ गई है। ये ऐसा डॉलर होता है, और ये अपना रुपये है, ठीक है, ये रुपये। तो डॉलर बढ़ गया है और रुपये गिर गया है। तो ये जिस तरफ ये मुंह होता है वो बड़ा, जिस तरफ ये छोटा, ठीक है। तो ये $1, तो ये कितना, 76, मतलब $1, सॉरी उल्टा हो गया, ये $1 है, तो यहाँ पे कितने रुपये, 76 रुपये। तो $1 किस पे पहुँच गया, 76 रुपये पे, ठीक है, के पास पहुँच गया है। टू डॉलर मार्क, जो डॉलर का चिन्ह है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम समझते हैं थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू विल इन्जॉय दिस वीडियो, ठीक है, आप इसको इन्जॉय कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो स्टॉक क्या है, मार्केट, शेयर बाजार, तो एक नाउन है। टम्बल्ड गिरावट, तो टम्बल्ड गिरावट, आप इस वर्ड को अच्छे से देख लें, टम्बल्ड गिरावट तो एक वर्ब है, ठीक है। विद द इंडियन, तो इंडियन ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, किसके लिए, बोर्सेस, एक्सचेंज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। क्रैशिंग गिरना एक तरीके से, नियरली
नियरली लगभग, तो ये क्या है, एडवर्ब है। 5% ऑन थर्सडे, गुरुवार को एक नाउन है। एंड द रुपी, और जो रुपया है वो नाउन है। डिपिंग, गिर गया है, डिपिंग वर्ब है। पेरिलसली, खतरनाक रूप से, खतरनाक रूप से। क्लोज टू, और क्लोज हो गया है टू द 76 टू अ डॉलर मार्क, तो 76 रुपये डॉलर के मार्क के क्लोज हो गया है। तो क्लोज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। टू द 76 डॉलर मार्क, तो जो डॉलर चिन्ह है उसके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरी जान तुझे उल्लू बना के, चलिए। द फ्लाइट टू सेफ्टी अमिड ऑल दिस mayhem propelled up India's favorite yellow metal to a 15-month high. तो द फ्लाइट ऑफ सेफ्टी, तो जो क्या कहते हैं, द फ्लाइट ऑफ सेफ्टी, जो उड़ान ने, जो द फ्लाइट ऑफ सेफ्टी अमिड ऑल दिस मेहम, ये समझिए मेहम क्या होता है। अच्छा वर्ड है मेहम, MEHEM, ये कैसा लिखा गया, मैम, मेहम। तो MEHEM, मेहम, ठीक है। तो मेहम क्या होता है, मेहम, तो कोई भी चीज़ मेहम है, कोई भी चीज़ मेहम है, कोई भी चीज़ क्या है, मेहम है। ये नाउन है पहली बात, तो मेहम एक नाउन है। तो कोई मेहम मतलब होता है एक तरीके से हाथापाई, हाथापाई, मारपीट, अशांति, हाथापाई, मारपीट, अशांति को आप मेहम कह सकते हैं, मेहम, ठीक है। जैसे कि अभी जो है सैनिकों का, रूस सैनिक यूक्रेन में घुस गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं देयर अराइवल कॉज्ड मेहम एज क्राउड ऑफ रिफ्यूजीज रश टूवर्ड देम, ठीक है। एक तरीके से मेहम मतलब होता है हाथापाई, मारपीट, अशांति, ठीक है। मेहम प्रोपेड टू इंडियाज़ फेवरेट, जो इस अमिड ऑल दीज मेहम प्रोपेड टू इंडियाज़ फेवरेट, जो भारत की जो फेवरेट येलो मेटल, येलो से यहाँ पे मतलब है गोल्ड से, जो गोल्ड मेटल मतलब धातु, तो भारत की जो फेवरेट मतलब है यहाँ पे पसंदीदा, तो पसंदीदा जो पीली धातु मतलब जो सोना है, टू अ 15 मंथ हाई, वो अपने पिछले 15 महीनों के उच्च स्तर पर हो गया है, ठीक है। तो किस पे हो गया है, 15 महीनों के उच्च स्तर पे। तो इन सभी तबाही के बाद, इन सभी तबाही के बीच, जो अमिड मतलब होता है कि बीच में, कोई भी चीज़ अमिड है तो वो बीच में हो रही है, ठीक है। जैसे कि अभी यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मान लो अमिड मतलब यूपी में कोई दंगा फसाद हो जाए तो हम कह सकते हैं इलेक्शन के बीच में दंगे हो गए, ठीक है, अमिड, ठीक है। ऑल दिस मेहम, हाथापाई, अशांति, ठीक है। तो इस सभी तबाही के बीच जो महम, यहाँ पे हम तबाही भी बोल सकते हैं, अशांति या तबाही, महम को हम क्या बोल सकते हैं, तबाही, क्या बोल सकते हैं, तबाही। तो ये अच्छा वर्ड है, महम को आप तबाही बोलिए, जिससे आपको याद भी रहेगा और आसान भी लगेगा, ठीक है। तो और इन सभी तबाही के बीच जो है सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा के लिए जो उड़ान ने भारत की जो पसंदीदा धातु है, फेवरेट पसंदीदा जो येलो मेटल जो पीली धातु है, उसे जो 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, ठीक है। तो अब इसका नाउन प्रोनाउन समझिए। फ्लाइट मतलब होता है उड़ान ने, ठीक है। फ्लाइट मतलब कोई नहीं होती, एरोप्लेन को आप फ्लाइट बोलते हैं। तो उड़ान ने जो सुरक्षा की, इस उड़ान ने, ठीक है, सुरक्षा के लिए उड़ान ने जो इस तबाही के बीच में जो भारत को सभी तबाही के बीच सुरक्षा के लिए उड़ान ने भारत की पसंदीदा जो सोना है को 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे फ्लाइट एक क्या है, उड़ान, मतलब एक एरोप्लेन को भी आप कह सकते हो। तो एक क्या है, नाउन है। सेफ्टी, सुरक्षा, तो एक क्या है, नाउन है, ठीक है। अमिड, महम, तबाही, ठीक है, हाथापाई, तो ये क्या है, एक नाउन है। प्रोपेट, ठीक है, तो ये क्या है, एक वर्ब है। अप्स, प्रोपेट अप एक तरीके से फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। प्रोपेट अप, इंडियाज फेवरेट येलो मेटल, उसने कर दिया है। प्रोपेट अप मतलब उसने कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, पहुंचा दिया है। प्रोपेट अप मतलब एक तरीके से पहुंचा दिया है, ठीक है। प्रोपेट अप पहुंचा दिया है, क्या पहुंचा दिया है, इंडियाज, तो प्रोपेट क्या हो गई, वर्ब हो गई। प्रोपेट अप पहुंचा दिया है इंडियाज, भारत को, तो भारत एक क्या है, नाउन है। फेवरेट येलो, तो मेटल, तो मेटल को बता रहा है, कैसी मेटल, तो फेवरेट सिल्वर मेटल, फेवरेट येलो मेटल, फेवरेट ब्लैक मेटल। तो हमने कहा फेवरेट मतलब पसंदीदा, ठीक है, तो एक एडजेक्टिव होगा येलो, पीली, जो एडजेक्टिव हुआ है मेटल, धातु, तो ये सोने से रिलेटेड है एक चीज़, ठीक है। टू अ 15 मंथ, तो मंथ क्या है, नाउन, हाई, तो उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है, ठीक है। चलिए, डोमेस्टिकली stock indices that have already been witnessing टिम्यूलस, ठीक है। ऐसे भी पढ़ सकते हो आप, टिम्यूल्टुअस, ऐसे टिम्यूल्टुअस, ठीक है। जो डोमेस्टिक स्टॉक इंडिसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन विटनेसिंग tumultuous swings in recent weeks as global inflation, ठीक है, inflation flared up and the US Federal Reserve signaled, ठीक है, faster throttling of easy money liquidity, ठीक है। तो समझिए, जो डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, ठीक है, तो घरेलू जो शेयर, जो सूचकांक, इंडिसेस मतलब यहाँ से है सूचकांक, ठीक है, सूचकांक, तो घरेलू जो शेयर सूचकांक हैं, उन्होंने पहले से ही, ऑलरेडी मतलब क्या है, एडवर्ब है, पहले से ही, ठीक है, ऑलरेडी एडवर्ब है, पहले से ही, बीन विटनेसिंग, पहले से ही, जो बीन विटनेसिंग, एक तरीके से विटनेस क्या होता है, गवाह, ठीक है, तो बीन विटनेसिंग, गवाह हैं। टिम्यूल्टुअस मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, उथल पुथल या उतार चढ़ाव को हम क्या बोलते हैं, टिम्यूल्टुअस, ठीक है। टिम्यूल्टुअस एक कोलाहलपूर्ण, उतार चढ़ाव, उथल पुथल, टिम्यूल्टुअस, ठीक है। तो उथल पुथल जो देखी, स्विंग्स मतलब जो लहर, कोई चीज़ स्विंग कर रही है, मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हो वो लहर रही है, ठीक है। तो घरेलू शेयर सूचकांक जो पहले से ही हाल के हफ्तों में उथल पुथल वाले, जो स्विंग्स मतलब लहरना, मतलब एक तरीके से झूलना, ठीक है। स्विंग्स मतलब क्या है, झूलों, देखिए वर्ब होती तो झूलना कह देते हैं हम, लेकिन ये नाउन है, मतलब झूलों, ठीक है, झूलों। इन रिसेंट वीक्स मतलब हाल ही के हफ्ते, रिसेंट मतलब एक तरीके से अभी के, हाल ही के हफ्तों में, एज ग्लोबल इन्फ्लेशन, एक वैश्विक इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति, एक वैश्विक मुद्रास्फीति। फ्लेयर्ड अप मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी को तीव्र करना, किसी को और ताकतवर बनाना, किसी को जला देना। फ्लेयर्ड मतलब क्या होता है, किसी को भड़क देना, ठीक है, भड़का देना। तो इन जो वैश्विक मुद्रास्फीति है वो भड़क गई है, फ्लेयर्ड अप भड़क गई है। एंड द यूएस, और जो अमेरिका है, फेडरल रिजर्व, और जो अमेरिका का फेडरल जो रिजर्व है ने जो क्या किया, फेडरल रिजर्व सिंगल दे रहा है तेजी से, थ्रोटलिंग मतलब एक तरीके से डांट फटकार, मतलब गुस्से रूप से, ठीक है, नहीं कहते थ्रेटनिंग होता है एक तरीके से डांट फटकार, थ्रेट,
तो थ्रोटलिंग, ठीक है। और ईजी जो आसान, ईजी मनी जो आसान धन है, मतलब जिसे आसानी से एक्सेस किया जा सके, जिसका आसानी से उपयोग किया जा सके। लिक्विडिटी होती है दोस्तों किसी भी कंपनी या किसी बैंक की लिक्विडिटी से मतलब रहता है उसका वह धन। एक तो लिक्विडिटी का मतलब है द्रव्यता, तो उसका वह धन जो वो उसे आसानी से यूज कर सके बिना किसी की परमिशन के, और मतलब एक चलता फिरता धन। लिक्विडिटी एक द्रव्यता मतलब वह धन जो आसानी से यूज कर सके, लिक्विडिटी, ठीक है। चलिए इसका हम अब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और समझ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डोमेस्टिक घरेलू यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव किसके लिए, स्टॉक इंडिसेस के लिए, शेयर सूचकांक के लिए। हैज हैव क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। ऑलरेडी पहले से ही, तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। बीन विटनेसिंग मतलब दर्शाती है या गवाही देती है, बताती है, ठीक है। बीन विटनेसिंग यहाँ पे क्या है, या संकेत देती है, ठीक है। बीन विटनेसिंग, तो यहाँ पे ये वर्ब हैं, ठीक है। टिम्युलटुअस तबाही, इस तबाही के जो स्विंग्स झूलों, तो एक टिम्युलटुअस क्या है, एडजेक्टिव है। जो OUS एंडिंग वर्ड होते हैं, याद रखना, जो OUS एंडिंग वर्ड होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। OUS किसी भी वर्ड के, जैसे ट्रमंडस, ठीक है, मिरेकुलस, ठीक है, इबिक्यूटस, ठीक है, और ओमनिवोरस, ठीक है, कार्निवोरस, कोई भी चीज़ जिसके लास्ट में OUS वर्ड हों वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। स्विंग्स झूलों एक नाउन है। इन रिसेंट हाल ही के, तो ये रिसेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है किसके लिए, वीक के लिए। कौन से वीक, ठीक है, रिसेंट हफ्ते, तो ये वीक क्या है, हफ्ते, नाउन है। एज जैसे एज यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ग्लोबल, वैश्विक। इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब होता है दोस्तों महंगाई, एक तरीके से महंगाई, उतार चढ़ाव, महंगाई, ठीक है। रुपए अपनी मुद्रा की वैल्यू, उसकी वैल्यू घटी बढ़ी, एक तरीके से इस टाइप का होता है, ठीक है। फ्लेयर्ड, तो फ्लेयर्ड मतलब फ्लेयर्ड अप मतलब कहते हैं कि भड़क गई, ठीक है। तो फ्लेयर्ड यहाँ पे वर्ब है। एंड US एक क्या है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, तो इसलिए नाउन है। फेडरल रिजर्व, जो उसका फेडरल रिजर्व है, तो फेडरल यहाँ पे किसका होगा, एडजेक्टिव होगा किसके लिए, रिजर्व के लिए, ठीक है, संरक्षण के लिए, ठीक है, संरक्षण, फेडरल संरक्षण, ठीक है। सिग्नल फास्टर, तो वो क्या कर रहा है, सिग्नल फास्टर मतलब होता है तेज़ी से, तो ये वर्ब है, ठीक है। सिग्नल मतलब संकेत दे रहा है, ठीक है, सिग्नल फास्टर। थ्रोटलिंग, सिग्नल फास्ट जो तेज़ी से संकेत दिया है, थ्रोटलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये फास्टर एक एडजेक्टिव है किसके लिए, थ्रोटलिंग के लिए, ठीक है। ऑफ इजी मनी, तो कौन सी मनी, इजी मनी, तो इजी एडजेक्टिव है किसके लिए, मनी के लिए। लिक्विडिटी, तरलता, द्रव्यता मतलब वैसा पैसा जो आसानी से यूज इस्तेमाल किया जा सके अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, लिक्विडिटी, तो ये नाउन है। चलिए आगे बढ़ते। Did bear some of these initial losses on Friday, जो did bear some of these initial losses on Friday, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनिशियल मतलब होता है एक तरीके से शुरुआती, तो इनिशियल स्टेप फॉर द मास्टरी इज प्रैक्टिस, ठीक है। इनिशियल स्टेप, इनिशियल जर्नी, ठीक है, मतलब शुरुआती, इनिशियल मतलब यहाँ से है शुरुआती, ठीक है। तो डिड पेयर सम ऑफ दीज इनिशियल लॉसेस ऑन फ्राइडे, तो जो फ्राइडे मतलब है शुक्रवार, तो शुक्रवार ने जो क्या किया, शुक्रवार को इनमें इनिशियल लॉसेस, दीज मतलब होता है इनमें, ठीक है, दीज यह इनिशियल लॉसेस जो शुरुआती कुछ जो शुरुआती नुकसानों, लॉसेस मतलब यहाँ पे किससे, नुकसानों को, जो डिड पेयर सम ऑफ एक तरीके से पार किया, पेयर मतलब यहाँ पैर मतलब है एक तरीके से पार करना, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए डिड पेयर क्या है, वर्ब है। इनिशियल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, कौन से शुरुआती नुकसानों,
तो लॉसेस क्या है यहाँ पे, नुकसान हो, तो एक नाउन का काम करेगा, इनिशियल शुरुआती एक, इसलिए एडजेक्टिव। फ्राइडे शुक्रवार एक क्या है, नाउन। ठीक है। बट लेकिन बट मल्टी लेयर्ड अनसर्टेनिटी विल कीप इन्वेस्टर नर्व्स एंड एज। लेकिन जो मल्टी लेयर अनसर्टेनिटी है, लेकिन जो मल्टी लेयर अनसर्टेनिटी है, अब भाई मल्टी लेयर्ड मतलब होता है, मल्टी मतलब नहीं कहते मल्टी बिल्डिंग, मल्टी बिल्डिंग होती हैं, मतलब वो बहुमंजिला होती हैं, उनमें बहुत सारी 10 12 15 20 25 मंजिल की बिल्डिंग को हम मल्टी कह सकते हैं। ठीक है। तो मल्टी लेयर बहु लेयर्ड मतलब किसी पे परत चढ़ाना। ठीक है। तो मल्टी लेयर्ड का यहाँ पे मतलब है, लेकिन मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय अनसर्टेनिटी जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चित, सर्टेन नहीं कहते, सर्टेन थिंग आर हैपेंड, यहाँ पे कुछ निश्चित चीज़ें हुई। ठीक है। तो सर्टेन, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, विल कीप अनिश्चितता जो है, विल कीप इन्वेस्टर नर्व्स ऑन एज मतलब एक तरीके से किनारों पर। ठीक है। नर्व्स, इन्वेस्टर नर्व्स, इन जो निवेशकों की नर्व्स मतलब है एक तरीके से नस। ठीक है। तो इन्वेस्टरों की नसों को किनारे पर रखेगी। कीप मतलब रखना, बिल्क मतलब एक तरीके से प्रेजेंट, बिल रखेगी, हो रहेगी। ठीक है। तो क्या है, लेकिन बहुस्तरीय अनिश्चितता निवेशकों की नसों को, नर्व्स मतलब क्या होता है, नसें। ठीक है। नर्व्स मतलब क्या होता है, नसें। तो इन्वेस्टर मतलब होता है निवेशक, तो निवेशकों की जो नसों को, एज मतलब एक तरीके से किनारे पर रखेगी, विल कीप मतलब रखेगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है समझ लीजिए, यहाँ पे ये मल्टी लेयर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, अनसर्टेनिटी के लिए। कैसी अनसर्टेनिटी, मल्टी लेयर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता एक क्या है, नाउन है। विल कीप रखेगी, तो विल कीप क्या है, वर्ब है। इन्वेस्टर निवेशकों की नसें, तो ये क्या है, नाउन है। ऑन एज किस पे, एक तरीके से किनारे पर। ठीक है। तो ये क्या है, नाउन है। चलिए, as will the diplomatic fallout of how the UNSC decided to tackle Russia in the vote। ठीक है। tackle Russia in the vote। तो as will the तो जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि एज बिल द, जैसा कि, एज बिल द मतलब क्या है, जैसा कि, एज बिल द जैसा कि, जो डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक, फॉल आउट मतलब राजनयिक जो विफलता, फॉल आउट मतलब एक तरीके से विफलता। तो जो एज बिल द जो जैसा कि, यहाँ पे UNSC एक वर्ड है, तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका फुल फॉर्म क्या है, UNSC का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, डिसाइडेड, उसने मतलब डिसाइड किया, भाई तूने क्या निर्णय लिया, डिसाइडेड। ठीक है। तो डिसाइडेड, क्या डिसाइडेड किया, डिसाइडेड फैसला, क्या फैसला लिया, टू टेकल मतलब किसी का से जूझना, किसी से लड़ना, किसी का सामना करना। टेकल योर प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को सामना करें, उनसे लड़ें। एंड डिफीट देम, और उन्हें हराएं। और गेट योर गोल, और अपने लक्ष्य को पाएं। ठीक है। तो टेकल मतलब एक तरीके से सामना करना, उनका लड़ना। ठीक है। उनसे लड़ना या उनका विरोध करना या उनका सामना करना। ठीक है। और या निपटना किसी चीज़ से। ठीक है। टेकल रसिया इन द बोट, तो वो क्या कह रहा है, जैसा कि UNSC अपने बोट में मत में, बोट मतलब क्या है, मत से। ठीक है। तो बोट में रूस से निपटने का फैसला करता है। तो डिसाइड मतलब फैसला, किससे, टेकल रूस, टेकल यहाँ मतलब है रूस से निपटने, टेकल मतलब निपटना। ठीक है। किसी चीज़ से। ठीक है। मतलब उसे हरा के उससे निपटना उससे। ठीक है। टेकल। तो यहाँ पे एज एडवर्ब है, बिल एक वर्ब है। ठीक है। डिप्लोमेटिक फॉल आउट, जो राजनयिक जो फॉल आउट एक तरीके से राजनयिक जो परिणाम है, राजनयिक परिणाम, फॉल आउट परिणाम, यहाँ पे परिणाम को दिखा रहा है। ठीक है।
तो जो राजनयिक परिणाम है ऑफ हाउ द यूएनसी, हाउ यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है किसके लिए, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। डिसाइडेड, फैसला लिया, डिसाइड क्या क्या डिसाइड किया, क्या फैसला लिया तूने, डिसाइड्स तो फैसला करना, ठीक है। टू टेकल निपटना किससे, रसिया से, तो डिसाइड एक वर्ब है, टेकल एक वर्ब है, रसिया एक क्या है, नाउन है, बोट एक क्या है, नाउन। विथ किसके साथ, विथ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो पश्चिमी दुनिया है, सीकिंग ढूंढ रही है, सीकिंग ढूंढ रही है, मांग रही है, स्ट्रिक्ट कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मतलब होता है किसी की निंदा, ठीक है, कंडेमनेशन निंदा, बुराई, तिरस्कार, ठीक है, कंडेमनेशन। आप किसी को कंडेम कर रहे हो मतलब आप उसकी निंदा कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, डिफेमेशन भी कह सकते हो आप, डिफेमेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंडेमनेशन एंड सैंक्शंस, और सैंक्शंस मतलब है प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध मतलब जैसे कि अभी यूएस ने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई जो रूस की बैंकों को पैसा नहीं दिया जाएगा, या अभी रूस प्रतिबंध लगा दे, जो अमेरिका है वो प्रतिबंध लगा दे यूएनएससी कि भाई रूस से कोई सामान नहीं खरीदेगा या तो ये सब क्या कहलाते हैं, सैंक्शंस, प्रतिबंध हैं, ठीक है। जैसे किसी पे अगर कोई प्रतिबंध हो जाता है तो वो देश थोड़ा इकोनॉमी वीक होने लगता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ने लगता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो पश्चिमी दुनिया के साथ, कौन, यूएनएससी, वर्ल्ड सीकिंग, जो मांग रहा है या सीख रहा है, क्या मांग, सीकिंग मतलब एक तरीके से सीख मतलब एक होता है शॉर्ट, मांग करना, मांगना, ठीक है, और सीकिंग मतलब मांग की, किसकी, स्ट्रिक्ट मतलब कड़ी निंदा की और कड़े प्रतिबंधों की, ठीक है, कड़ी निंदा और कड़ी प्रतिबंधों की मांग की यूएनएससी ने पश्चिमी दुनिया से। तो वेस्टर्न यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है वेस्टर्न, ठीक है। वर्ल्ड यहाँ पे एक नाउन है, सीकिंग मांग की, तो सीकिंग मतलब क्या हो गया, वर्ब हो गया। स्ट्रिक्ट कंडेमनेशन एक निंदा, बहिष्कार, तिरस्कार, स्ट्रिक्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है किसके लिए, तिरस्कार, निंदा के लिए, कंडेमनेशन के लिए, ठीक है। एंड सैंक्शंस मतलब होता है प्रतिबंधों, तो एक नाउन है, ठीक है। अब इंडिया ने क्या दिमाग चलाया, इंडिया ने कहा देखो भाई अपने अभी अपना डेवलपमेंट चल रहा है, अगर अपने यूएस की तरफ बोले तो अपना अमेरिका और ये बाकी देशों से अपनी पार्टनरशिप ख़राब हो जाएगी। तो अब भाई अपने तो अभी सबकी ज़रूरत है, इस वक्त अपन विकास के दौर में चल रहे हैं। तो इंडिया ने कहा, अब रसिया भी इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, इंडिया रसिया का साथ देना चाहता है पर वो दे नहीं सकता, वो विरोध भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इंडिया ने क्या, भाई इंडिया, जबकि भारत ने क्या किया, हैज़ दस फार परफेक्ट किया, उसने किसी चीज़ को परफेक्ट नहीं करते यार भाई, कुछ परफेक्ट कर, कुछ स्ट्रेटेजी परफेक्ट नॉट टू टेक अ साइड, तो उसने किसी का पक्ष नहीं लिया। जबकि भारत ने हैज़ दस फॉर मतलब का मतलब यहाँ पे अब तक, या है दस फॉर मतलब यहाँ पे किससे, अब तक, यहाँ पे ये एडवर्ब है, ठीक है। जबकि भारत ने अब तक असाइड मतलब यहाँ पे एक पक्ष नहीं लेना, जो परफेक्ट मतलब क्या है, कोई चीज़ प्रेफर कर रहे हो मतलब आप उसको पसंद करते हो, ठीक है। तो नहीं लेना पसंद किया, ठीक है। तो परफेक्ट मतलब एक तरीके से आप चीज़, जैसे कि आप परफेक्ट करते हो आइसक्रीम खाना, तो आपको वो पसंद है इसलिए आप उसको परफेक्ट करते हो, ठीक है। तो जबकि भारत ने अब तक एक पक्ष नहीं लेना पसंद किया, उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, उसने वोट ही नहीं डाला, ठीक है, एब्सेंट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चाइना ने भी ऐसा ही किया है भारत जैसा ही, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक नाउन है, हैजब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, दस फार एक क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अब तक, ठीक है, परफेक्ट पसंद किया एक तरीके से, तो परफेक्ट क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। नोट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। टेक लेना क्या है, वर्ब है। साइड अपक्ष, एक पक्ष, किसी का एक पक्ष नहीं लिया, तो साइड क्या है, एक नाउन है। चलिए
देयर कुड बी डबल एज्ड इकोनॉमिक, देयर कुड बी डबल एज्ड इकोनॉमिक ramification for those sitting on the fence if the extent of sanctions against Russia are intensified। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, देयर कुड बी डबल एज्ड इकोनॉमिक रीमैनिफिकेशन। तो वो कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि जो देखिए देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे एक जो रीमैनिफिकेशन एक तरीके से क्या है, सुनिए यहाँ पे पूरा सुनिए आप फिर। देयर कुड बी यहाँ पे हो सकता है डबल एज्ड इकोनॉमिक, डबल मतलब है दुईधारी, दुई और डबल मतलब दुई और एज्ड मतलब धारी, दुईधारी जो आर्थिक रेमिफिकेशन है, जो आर्थिक रेमिफिकेशन मतलब प्रभाव, ठीक है, रेमिफिकेशन मतलब आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक रेमिफिकेशन प्रभाव, फॉर द सिटिंग किसके लिए, फॉर द सिटिंग ऑन द फेंस जो बैठे हैं किन के लिए, जो फेंस मतलब बाढ़ के पास, बाढ़ मतलब जैसे इंडिया है, ठीक है, चाइना है, पाकिस्तान, ये लोग, फॉर दो सिटिंग ऑन द, सिटिंग मतलब बैठना, बैठा हुआ, ठीक है, ऑन द फेंस, फेंस मतलब एक तरीके से बाढ़, एक बाउंड्री भी कह सकते हैं। इफ़ द एक्सटेंट ऑफ सैंक्शन, अगर एक्सटेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंट ऑफ सैंक्शन अगर सैंक्शन प्रतिबंधों को बढ़ाया गया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ, और इंटेंसिफाइड और उन्हें तीव्र किया गया, ठीक है, बढ़ाया गया और उन्हें तीव्र किया गया। तो वो क्या कहना चाह रहा है, बाढ़ पर जो बैठे लोगों के लिए जो द्विधारी आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं यदि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को सीमा तेज हो जाती है। ठीक है, तो कोई आ गया है, सॉरी फॉर, तो ये मिट गया है, मैंने थोड़ा बैक कर दिया था, मैं ये लाइन खींच लूँ, हिंदी मतलब मैं इसका बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, डबल कुड भी हो सकता है। ठीक है, कुड भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है, डबल एज्ड इकोनॉमिक, ये पूरा किस एडजेक्टिव है, किसके लिए, रेमिफिकेशन के लिए। ठीक है, फॉर दोज सिटिंग, उनके लिए, सिटिंग जो बैठे हैं, सिटिंग वर्ब है, ऑन द फेंस बाढ़ के। ठीक है, इफ़ द एक्सटेंट बढ़ाया गया, एक नाउन है। ठीक है, सैंक्शंस प्रतिबंधों, एक क्या है, नाउन है। अगेंस्ट खिलाफ, किसके, रशिया, रूस के खिलाफ। और इंटेंसिफाइड, और जो तीव्र हो गए हैं, इंटेंस, आपने किसी चीज़ को इंटेंसिफाइड कर दिया मतलब उसको और क्या कर दिया है, तीव्र कर दिया है। ठीक है, चलिए, दिस कुड डेटर इंडियाज इंटरेस्ट, जबकि ये डेटर मतलब क्या होता है, डेटर, डेटर मतलब डराना या रोके रखना किसी को, डिस्करेज करना, डेटर मतलब डिस्करेज। ठीक है, देखिए, टू डेटर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग मीन्स टू मेक देम नॉट वांट टू डू इट और कंटिन्यू डूइंग। तो आप किसी को कुछ करने से रोक रहे हो डरा धमका के, तो आप उसे क्या कर रहे हो, डेटर कर रहे हो। ठीक है, आप जैसे कि आपकी बंदी को रोक रहे हो कि कल से इंस्टाग्राम पे एक्टिव मत दिख जाना, नहीं समझ लेना। ठीक है, तो आप उसको डरा कर उसे इंस्टाग्राम चलाने से रोक रहे हो, तो आप उसे डेटर कर रहे हो। ठीक है, दिस को डेटर इंडियन, भारतीय इंटरेस्ट, जो भारतीय जो पसंद है, जो जो भारतीय जो पसंद है, भारतीय जो झुकाव है उसको। ठीक है, इंटरेस्ट भारतीय पसंद या हितों को। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि यह भारतीय हितों को रोक सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिस कुड यहाँ पे क्या है, कुड डेटर, रोकना किसी को डरा कर, तो कुड क्या है यहाँ पे, और डेटर यहाँ पे क्या है, वर्ब है, इंडियन एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट हितों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट नाउन है। चलिए, मुझे नहीं पता दोस्तों आपको कैसा सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, पर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, बी इट इन टर्म ऑफ ट्रेड फेंसिंग, चाहे वो इन टर्म ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। ठीक है, ट्रेडर्स होते हैं ना, तो ट्रेडर्स मतलब होते हैं व्यापारी। ठीक है, तो ट्रेड मतलब व्यापार। ठीक है,
तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एमिटोरे, हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बी इट, चाहे वह इन टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार, जो इन टर्म ऑफ ट्रेड फाइनेंसिंग, ट्रेड मतलब व्यापार, फाइनेंसिंग मतलब वित्त पोषित, ठीक है। फाइनेंसिंग, जैसे फाइनेंसिंग, अगर मुझे फाइनेंसिंग हेल्प मिल जाए तो मतलब मुझे वित्त पोषित हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, पैसे की हेल्प मिल जाएगी एक तरीके से। तो व्यापार फाइनेंसिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लोज, तो जो इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि उसमें प्रवाह, निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना मतलब निवेश करना, निवेश प्रवाह, फ्लोज मतलब प्रवाह, एंड इवन और इवन यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि बैंकिंग ट्रांसफ़र, जो बैंकों का जो हस्तांतरण है, ट्रांसफर्स है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे करना या ट्रांसफ़र करना, एज कॉल्स टू बार मॉस्को फ्रॉम, एज कॉल टू बार मॉस्को फ्रॉम द स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क ग्रो लाउडर, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो बैंकों के हस्तांतरण के संदर्भ में, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि जो स्विफ्ट है यहाँ पे, एक स्विफ्ट बैंक होती है, आपने सुना ही होगा। स्विफ्ट का मतलब क्या है, तो स्विफ्ट का एक फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, एस फॉर सोसाइटी, ठीक है, ऑफ, डब्ल्यू फॉर वर्ल्ड वाइड, ठीक है, आई फॉर इंटरबैंक, ठीक है, एफ फॉर फाइनेंशियल और टी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो वैश्विक, ग्लोबल मतलब वैश्विक, जो ग्लोबल वैश्विक, और जो पेमेंट नेटवर्क, एक जो पेमेंट करने का जो नेटवर्क है, ठीक है, जो वैश्विक, जो पेमेंट मतलब एक तरीके से भुगतान करना, किसी को आप पेमेंट कर रहे हो, उसको भुगतान कर रहे हो, ठीक है। तो पेमेंट नेटवर्क, तो ये क्या है, नेटवर्क है ग्रो लाउडर, जो कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है वो समझिए, चाहे वह व्यापार वित्त पोषण हो, ठीक है, निवेश प्रवाह, जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज, निवेश प्रवाह, और यहाँ तक कि बैंकिंग हस्तांतरण, बैंकिंग ट्रांसफर्स के, जो बैंकिंग ट्रांसफ़र, ठीक है, के संदर्भ में हो। क्योंकि देखिए, स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट ग्लोबल, स्विफ्ट मैंने आपको बता ही दिया उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो जो स्विफ्ट वैश्विक जो भुगतान, पेमेंट मतलब भुगतान नेटवर्क है, ठीक है, मैं जो मास्को को बार मतलब एक तरीके से क्या है, किसी को रोकना, बार लगाना मतलब रोकना, मॉस्को, ठीक है। तो बार मतलब मॉस्को को रोकना, ठीक है। जैसे कि एक मैथ में एक टर्म होती है, जैसे 0.2222 आता ही जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, इस पे एक बार लगा देते हैं, जिससे क्या रुक जाती है, सब रुक जाते हैं, सब हट जाते हैं, इस पर अगर बार लग जाए तो। वैसे ये है, ठीक है, इसी बार मतलब रोकना, तो इनका आप क्या, आना रुक गया, ये ख़त्म हो गया 2। और यहाँ पे आप अगर ये 2 को हटाएंगे, बार को हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/9, तो इसको आप 2/9 लिख सकते हैं। बार को हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 9, ठीक है। आई लव द मैथमेटिक्स बट इन दीज डेज आई एम नॉट टीच मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ सम रीज़न, दैट्स वाई आई विल टीच यू इंग्लिश, ठीक है। चलिए, पेमेंट नेटवर्क ग्रो लाउडर, तो यहाँ पे आप समझने वाली बात है कि ग्लोबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, पेमेंट भुगतान, नेटवर्क जो है नाउन है, ठीक है, ग्रो बढ़ना, ठीक है, ग्रो होना, लाउडर तेज, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो समझ लिया आपने, ये लाउडर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, लाउडर एडवर्ब है, इवन एडवर्ब है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर नाउ, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। फॉर नाउ मतलब यहाँ से है अभी के लिए, फॉर नाउ अभी के लिए। अब अभी के लिए क्या, फॉर नाउ रसियाज ऑयल एक्सपोर्ट, फॉर नाउ अभी के लिए, अभी हाल के लिए रसियाज ऑयल एक्सपोर्ट, तो रसिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है,
एक्सपोर्ट निर्यात, एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, ठीक है। तो रसिया का जो तेल निर्यात है हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली टारगेटेड येट, उसे एक्सप्लिसिटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ठीक है, टारगेटेड लक्षित नहीं किया है। तो देखिए वो कहना ये चाह रहा है कि देखिए रसिया की जो कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया, पर उसके तेल बेचने पर अभी स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है या उसको लक्षित नहीं किया गया है प्रतिबंधों के लिए, ठीक है। तो रसिया में तेल है तो वो तेल बेचता है, ऑयल पेट्रोल डीजल, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ है जिसे मैं समझाना चाहूँगा नेक्स्ट में, अभी यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये नाव फॉर नाव, अब अभी के लिए नाव यहाँ पे क्या है, अभी, इसका मतलब होता है अभी, ठीक है। तो नाव यहाँ पे क्या है, एडवर्ब, रसियास ऑयल जो एक क्या है नाउन, एक्सपोर्ट एक निर्यात करना, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब होता है कोई चीज़ हम दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे भारत, जैसे कि भारत जो चावल है, राइस है, उसको मान लो कि अमेरिका में बेच रहा है तो हम कह सकते हैं इंडिया एक्सपोर्ट राइस। तो इंडिया ने निर्यात कर रहा है किसको, चावल को, इन अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मतलब कोई देश जब अपनी चीज़ें दूसरे देश में बेचता है, बिजनेस करता है, तो वो एक्सपोर्ट्स कहलाता है, ठीक है। और जब वो दूसरे चीज़ से कोई देश चीज़ें खरीदता है तो वो इम्पोर्ट कहलाता है। अब इनको याद कैसे रखोगे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि भाई खरीदना इम्पोर्ट होता है कि बेचना इम्पोर्ट होता है कि एक्सपोर्ट होता है कि इम्पोर्ट होता है। 90% बच्चों को कन्फ्यूजन होती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, ठीक है। तो हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली एक एडवर्ब है, स्पष्ट रूप से, टारगेटेड लक्षित, अभी एट मतलब एक तरीके से अभी तक, ठीक है। तो समझ गए, तो चलिए। इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम रशिया आर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल इम्पोर्ट बिल एंड दस। तो वो क्या कहना चाह रहा है, भारत का जो निर्यात है पेट्रोल का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका रसिया से, आर ओनली वो है सिर्फ, अ फ्रैक्शन एक अंश, ऑफ इट्स टोटल इसका कुल जो तेल निर्यात है उसका, ठीक है। तो कहना वो ये चाह रहा है कि भाई भारत इतना तेल निर्यात, इतना पेट्रोलियम प्रोडक्ट को खरीदता है, उसका सिर्फ एक छोटा सा अंश रूस से खरीदता है, बाकी अदर कंट्री से, सऊदी अरब, ठीक है, इधर उधर से खरीदता है। रसिया से सिर्फ एक अंश, अ फ्रैक्शन एक भिन्न खरीदता है, एक अंश खरीदता है, ठीक है। तो चलिए तो वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है हिंदी में तो हम समाई, ये क्या हो गई, एक ही होगी की हो गई हुई, ठीक है। तो चलिए वो क्या कहना चाह रहा है कि क्या कहना चाह रहा है कि जो रूस से जो पेट्रोलियम उत्पादों को, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब पेट्रोलियम उत्पादों का जो भारत इंडियास इंपोर्ट, भारत का जो आयात है, इसके कुल, इट्स टोटल, टोटल मतलब कुल, जो कुल जो ऑयल मतलब तेल, और इंपोर्ट मतलब आयात, कुल तेल आयात जो बिल है उसका केवल एक अंश है, ठीक है। उसका केवल किसका है, एक अंश है। एंड 10 मतलब यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। एंड 10 और इस प्रकार, एंड 10 और इस प्रकार रिप्लेसेबल मतलब इसको हम दूसरे देश से भी खरीद सकते हैं, ये रिप्लेसेबल है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें रसिया रूस से नहीं मिलेगा तो हम मतलब उसमें कठिनाई में फंस जाएंगे, समस्या में फंस जाएंगे। हम इसको रिप्लेसेबल कर सकते हैं, रसिया से नहीं तो हम अमेरिका से ख़रीद लेंगे, किसी से भी ख़रीद लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक अंश है, बहुत बड़ा वो नहीं है, हम कुछ ज़्यादा नहीं खरीदते, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बात समझना, मैं आप समझा दूँ उस बात को, मैं बोल रहा हूँ एक होता है इम्पोर्ट। देखिए इम्पोर्ट तो यहाँ पे ये लिखा ही है, इम्पोर्ट तो यहाँ पे एक लिखा ही है, मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक होता है अरे यार ये सही से लिखा था क्यों नहीं है मुझसे, EXPORT,
ठीक है। तो ये ई एक्सपोर्ट, इसे एक्सपोर्ट बोलते हैं, इसे इम्पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इम दिख रहा है ना, इम मतलब खरीदना, खुद में, इम मतलब विथिन, विथिन, ठीक है। तो भारत इम्पोर्ट मतलब खरीदता है, मतलब दूसरे देश से खरीदता है, इम्पोर्ट विथिन, ठीक है। आयात करता है, इम मतलब आती है, इम मतलब इम्पोर्ट, समझ रहे हो, अपने अंदर, ठीक है। और एक्स मतलब होता है आउट, आउटपोर्ट, स्पोर्ट से आउट भेजता है, मतलब भारत से आउट दूसरे देशों में भेजता है, तो इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्स मतलब आउट से याद रखें, आउट मतलब भारत से आउट, और इम मतलब भारत में, ठीक है। गुड। तो ये होता है निर्यात और ये होता है आयात, हिंदी वाले, ठीक है। चलिए, हम तेरे हैं सनम, तू हमरी है जाने मन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ मैं शब्द ऐसे बोल देता हूँ, गाने माने में मुझे आते हैं नहीं है गाने, पर मैं टाइम पास करने में कुछ भी बोल देता हूँ, तो बुरा ना माने और उसको ध्यान पे ना लें। तो रिप्लेसेबल, अब वो क्या कहना चाह रहा है इतनी लाइन में, कि भारत पेट्रोलियम पदार्थ का सिर्फ एक अंश रूस से खरीदता है, जो कि वो बदल सकता है, दूसरी जगह से खरीद सकता है, रिप्लेसेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये इंडिया से इम्पोर्ट एक क्या है, नाउन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, नाउन है। रशिया कंट्री है, नाउन है। आर इज एम आर क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। ओनली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। फ्रैक्शन अंश क्या है यहाँ पे, नाउन है। टोटल कुल यहाँ पे एडजेक्टिव को दर्शा रहा है, किसके लिए, ऑयल इम्पोर्ट बिल एक नाउन है, एंड दस और इस प्रकार, दस एक एडवर्ब है, ठीक है। चलिए, एंड दस रिप्लेसेबल, और जो कि रिप्लेसेबल है, एक तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित, रिप्लेसेबल मतलब प्रतिस्थापित है, ठीक है। उसे एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से कर लेंगे, रिप्लेसेबल प्रतिस्थापित है। चलिए चलिए देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं कहना चाहता हूँ अब, बट गेटिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज फॉर फर्टिलाइजर्स एंड सनफ्लावर ऑयल मे नॉट बी एज ईजी, बट गेटिंग अल्टरनेटिव, इसका गेटिंग मतलब पाना, ढूंढना, ठीक है। गेटिंग ढूंढना, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब होता है दूसरा विकल्प, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, ढूंढना अल्टरनेटिव विकल्प, किसका, सोर्सों का, स्रोतों का, कौन कौन किस चीज़ों के स्रोतों का, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मतलब खाद, उर्वरकों, खाद उर्वरकों का, उर्वरकों का, एंड सनफ्लावर ऑयल, और जो सूरजमुखी का तेल है उसका, में नॉट बी एज ईजी, यह आसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो पेट्रोलियम तो भाई हम दूसरी जगह से कर लेंगे, पर जो किसका, फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरकों, खाद, फर्टिलाइजर उर्वरक खाद हैं, उर्वरकों का, और जो सूरजमुखी का जो तेल है, इनका जो दूसरा सोर्स है, विकल्प है, उसको स्रोत, दूसरा वैकल्पिक स्रोत है, उसको ढूंढना आसान नहीं होगा, may नॉट बी एज ईजी। तो यहाँ पे समझ लीजिए, बट गेटिंग यहाँ पे क्या है, एक वो है, किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है, तो एक वर्ब है। अल्टरनेटिव वैकल्पिक एक एडजेक्टिव है। सोर्स यहाँ पे क्या है, एक नाउन, स्रोतों, ठीक है। फॉर फर्टिलाइजर्स उर्वरकों, खादों, ठीक है। तो क्या फर्टिलाइजर्स वह होता है दोस्तों जो हम फसल में डालते हैं, वो अच्छे से होए, ठीक है, तो वो फर्टिलाइजर्स होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स एक नाउन है। सनफ्लावर ऑयल, भाई सोयाबीन ऑयल, ठीक है, कोई सा भी ऑयल हो सकता है, हमने कहा सनफ्लावर ऑयल, तो सनफ्लावर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे सनफ्लावर एक नाउन होता है अगर ये ऑयल के सामने ना लगा होता, ठीक है। तो सनफ्लावर एक सूरजमुखी का फूल होता है, ठीक है। ऑयल, तो ऑयल यहाँ पे एक नाउन है। मैं एक वर्ब है। नॉट एक एडवर्ब है। बी एक वर्ब है। एज एक एडवर्ब है। इजी आसान एक क्या है, एडजेक्टिव है। चलिए, मेरे देश के लोगों, एक्सपोर्ट टू रसिया, तो जो एक्सपोर्ट टू रसिया है, अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट, तो जो
हम क्या करते हैं, जो एक्स मतलब देख रहे हो आउट, तो हम जो रसिया में जो चीज़ें बेचते हैं, जो रसिया में जो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करते हैं रसिया में, अकाउंट फॉर लेस देन 1%, वो 1% से भी कम है इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। तो भारत जितना भी विदेश में बेचता है, जितना भी विदेश में निर्यात करता है, उसका 1% से भी कम रसिया रूस में वो निर्यात करता है, रूस में वो बेचता है। मतलब रूस में भारत ज़्यादा कुछ बेचता नहीं है, उसके टोटल बेचने का सिर्फ से भी 1% से भी कम वो रसिया में बेचता है। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है समझिए बात को। तो ये जो है एक्सपोर्ट टू रसिया, तो रूस को जो निर्यात भारत में के जो कुल निर्यात का 1% से भी कम है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एक नाउन है, रसिया एक नाउन है, अकाउंट एक नाउन है, फॉर लेस देन, जो लेस देन है क्या है, लेस एक एडवर्ब है, देन 1%, लेस देन मतलब 1% से भी कम, ऑफ इंडियाज भारत का एक नाउन है, टोटल कुल एक्सपोर्ट कुल निर्यात का 1% से भी कम है। ठीक है, चलिए फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो गोली दवाई की जो फार्मा होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स एंड टी तो आप जानते हैं सब, टी ट्रेन टिकट कलेक्टर वाला वो टी एक होता है ना टी। ठीक है, तो टी यहाँ पे टी मतलब है मी, टी मी टी मतलब है टीना, टी फॉर टीना, टीना नहीं, यहाँ पे टी वाला चाय वाला टी है, चाय चैया, वो कहते हैं ना मम्मा चैया ने दो मेरे को, तो टी मतलब चाय से है। ठीक है, तो चाय, तो चाय पत्ती, जो चाय पत्ती होती है ना, टी लीव्स, तो भाई भारत क्या करता है, टी लीव्स बेचता है किसको, रसिया को। तो ये और जो कुछ दवाइयाँ बेचता है केमिकल, कुछ चाय की पत्ती बेचता है। ठीक है, कुड फेस सामना कर सकती है किसका, सम चैलेंजेस, कुछ चुनौतियों का, कुछ किसका, चुनौतियों का, एज बिल शिपमेंट। ठीक है, सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि ये जो शिपमेंट्स है। ठीक है, शिपमेंट्स टू CSI कंट्रीज़, यहाँ पे है CIS कंट्रीज़, तो CIS क्या है, CIS कंट्रीज़, तो CIS मतलब है कॉमन, यहाँ पे समझो मेरी बात को, CIS मतलब है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS का फुल फॉर्म क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जो कंट्रीज हैं CIS, जिसमें 9 देश हैं, 9 कंट्री हैं, रशिया, उज्बेकिस्तान, काजिकिस्तान, ये सब। ठीक है, ये CIS कंट्रीज हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्राइट रेट हाइक्स कुड मेक ओवरऑल एक्सपोर्ट लेस कम्पिटिटिव टू, तो फ्राइट यहाँ पे एक है, फ्राइट वर्ड, फ्रेट है ये, फ्राइट नहीं, फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। तो फ्रेट क्या होता है, एक तरीके से भाड़ा, माल भाड़ा। फ्रेट मतलब माल भाड़ा, जैसे कि आप कोई चीज़ इस जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जैसे आपका गेहूँ निकलते हैं, आप उनको मंडी में बेचने ले जाते हैं, तो जो जिसका जो ठेलिया होती है, जो ट्राली ट्रैक्टर होता है, वो आपसे भाड़ा लेता है आपके सामान के लिए, तो वो फ्रेट होता है। क्या होता है, फ्रेट। जैसे कि अब भारत अपना सामान ऐसे ही तो फूंक तो नहीं मार देता होगा, बोल देता होगा ओम बूम क्रीम क्रीम चामुंडाय नमः ठम ठम, तो भैया भारत का सामान विदेश में पहुंच जाए, ऐसा तो करता नहीं होगा। तो वो क्या करता होगा, जहाज जो समुद्र में चल रहे हैं, जो हवाई जहाज जो हवा में यूं यूं उड़ रहे हैं, ठीक है, जो ट्रेनें जो यूं सरसरा रही हैं, तो वो ट्रेनों में लोड करता है, जहाज़ों में जो पानी में चलते हैं उनमें भरता है, हवाई जहाज़ों में भरता है, और ऐसे विदेशों में फैलाता है, तो उसे भाड़ा कहते हैं। ठीक है, भाड़ा। तो जो भाड़ा है, माल भाड़ा रेट हाइक, उसका माल भाड़ा का जो रेट है वो बढ़ गया है, हाइक्स बढ़ गया है। कुड मेक ओवरऑल एक्सपोर्ट, बना सकता है क्या, ओवरऑल मतलब एक तरीके से पूरे एक्सपोर्ट निर्यात को लेस कॉम्पिटिटिव, कम प्रतिस्पर्धी, कम चुनौतीपूर्ण। ठीक है, कम प्रतिस्पर्धी, ठीक है, कम प्रतिस्पर्धी बना सकती है। क्यों बना सकती है,
अब बना सकती है भाई, क्योंकि भाई भाड़ा ज़्यादा लगेगा तो लोग वाग कम ही दूसरे देश में बेचने ले जाएंगे। ठीक है, तो माल ढुलाई, फ्रेट मतलब माल ढुलाई दर, फ्रेट रेट माल ढुलाई दर में जो हाइक्स मतलब वृद्धि, हाइक्स का मतलब क्या है वृद्धि, प्राइस हाइक्स हो गए भाई, तो मतलब भाई की महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो हाइक्स, ठीक है, वृद्धि से भारत के जो वृद्धि जो ओवरऑल मतलब एक तरीके से पूरा, एक पूरे 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 समग्र, अच्छा वर्ड है समग्र, ओवरऑल मतलब समग्र जो निर्यात एक्सपोर्ट है, समग्र निर्यात को भी कम प्रतिस्पर्धी बना सकती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धा, जैसे नहीं होता कंपटीशन, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव नहीं कहते यार, मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। कंपटीशन मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी। ठीक है, समझो ये एडजेक्टिव है, कंपटीशन क्या होता है, नाउन होता है टू। ठीक है, एडवर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन इट इज़ द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड अकाउंट दैट इज़ मोर वरिंग। लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट, एक तरीके से अप्रत्यक्ष नहीं कहते भाई, इनडायरेक्टली उसने मुझे हर्ट किया। ठीक है, किया पर उसने हर्ट तो मुझे, चाहे इनडायरेक्टली क्यों ना किया हो, इनडायरेक्टली उसने मुझे अपनी फीलिंग्स शो की। ठीक है, तो बट इट इज़ द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, इसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव, इम्पैक्ट मतलब एक तरीके से प्रभाव, लेकिन व्यापार जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है, द ट्रेड अकाउंट व्यापार खाता, व्यापार खाता अकाउंट मतलब खाता ही होता है ना, तो ट्रेड तो व्यापार हो गया, और जो अकाउंट मतलब खाता, हाँ खाता ही मान के चलो। ठीक है, तो व्यापार खाते दैट इज़ मोर बरिंग अधिक चिंतादायक है, बरिंग मतलब चिंताजनक है, बरिंग मतलब क्या है चिंताजनक, और मोर मतलब अधिक होता है। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष एक एडजेक्टिव है किसके लिए, इम्पैक्ट के लिए। अप्रत्यक्ष प्रभाव इम्पैक्ट एक नाउन है, ट्रेड अकाउंट व्यापार खाते एक क्या है, नाउन है। इज एम आर वर्ब होती हैं, मोर यहाँ पे क्या है एडवर्ब है, बरिंग चिंताजनक क्या है, बरी, बरी होती है चिंता, बरी, बरी वो मत समझना सोयाबीन की बरी जो घर है आप खाते हो। ठीक है, बरी, ये बरी नहीं, ये बरीइंग है, चिंता वाला बरी। ठीक है, तो चिंताजनक, बरिंग मतलब चिंताजनक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द सर्ज इन क्रूड ऑयल प्राइस विल ड्रम अप इंडियाज इन इलास्टिक ऑयल इम्पोर्ट बिल। द सर्ज है जो सर्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्ज मतलब एक तरीके से वृद्धि, बढ़ावा। द सर्ज इन क्रूड ऑयल, क्रूड मतलब होता है कच्चा तेल, कच्चा, क्रूड मतलब कच्चा, रो मटेरियल, क्रूड रो मटेरियल, कच्चा, कच्चा कच्चे तेल के जो प्राइस हैं, जो मूल्य हैं। ठीक है, कच्चे तेल का जो भाव है, कीमत है। ठीक है, प्राइजेज मतलब कीमतों में, बिल ड्रम अप मतलब होता है बढ़ोतरी। ठीक है, वृद्धि एक तरीके से, ड्रम अप वृद्धि। ठीक है, इंडियाज जो भारत की, इन इलास्टिक, जो इन इलास्टिक मतलब, इलास्टिक मतलब होता है जो पनर सके, या मतलब जो अपना साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सके और वापस से अपनी स्टेट में आ जाए। इलास्टिसिटी होता है ना एक, इलास्टिसिटी मतलब टेंशन होती है, कोई चीज़ कितना वजन सहन कर सकती है, और जैसे कि एक स्प्रिंग होती है, उसको आप खींच देते हैं और छोड़ देते हैं, वो वापस से वैसी की वैसी होती है, जो उसकी क्या होती है इलास्टिसिटी। फिजिक्स आई लाइक द फिजिक्स, दैट्स वाई आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो इन इलास्टिक जो अलचीली मतलब जो लचीली ना हो। ठीक है, तो इन इलास्टिक मतलब लोचदार। ठीक है, लोचदार, हाँ इन इलास्टिक लोचदार। तो जो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत के लोचदार तेल आयात बिल में वृद्धि होगी। ठीक है, ऑन ऑयल इंपोर्ट, जो ऑयल इंपोर्ट है निर्यात है उसमें वृद्धि होगी। अब भारत के साथ दोस्तों समस्या क्या है,
भारत बेचारा अच्छा मजबूरी में फंसा है। भारत में नहीं है भाई ऑयल की खदान है, मतलब भारत में पेट्रोल डीजल नहीं निकलता। भारत में पेट्रोल डीजल की वो नहीं है खदान, कुएं या कुछ भी कह लो। तो भारत में पेट्रोल डीजल केरोसिन कुछ नहीं मिलता। अब भारत विदेशों से ख़रीदता है, इसलिए तो हमें पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है। भारत विदेशों से ख़रीदता है। अब पूरी जो आजकल जो देशों की नसें हैं वो कौन है? ईंधन है, पेट्रोल डीजल केरोसिन कोयला, ये इन पे नसें। कोयला तो खैर भारत में है, पर स्पेशली पेट्रोल डीजल। तो अब क्या ये नसें हैं? अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो भाई फैक्ट्री कैसे चलेंगे, वाहन कैसे चलेंगे? तो विदेशों से इसलिए भारत डायरेक्ट दुश्मनी नहीं लेता कि कोई भाई पेट्रोल डीजल देना बंद ना कर दे, ठीक है, इस हिसाब से। तो अब उसका जो पेट्रोल डीजल का बिल है वो बढ़ सकता है, ठीक, इस घटना से। चलिए, एंड और गोल्ड इंपोर्ट्स, और जो सोना निर्यात है, सोना खरीदने पर कुड जंप बैक, जंप हो सकता है अप एंड कीप द रुपी। और देखिए, और जो सोना है और जो सोने का आयात कुड जंप बैक, मतलब पहले एक बार बढ़ा था अब वापस बढ़ सकता है, ठीक है। कुड जंप बैक मतलब एक बार जो बढ़ चुका है अब वो वापस बढ़ सकता है, ठीक है। तो जो सोने का जो आयात है वापस बढ़ सकता है। सोने का जो आयात है, आयात मतलब खरीदना, ठीक है। तो सोने का जो आयात है वो वापस बढ़ सकता है। अब भारत में एक ये भी दिक्कत है, सोना की खदानें भी नहीं है भारत में, बहुत कम है, या तो कहीं है ही नहीं है, कम है। तो भारत में खपत ज़्यादा है सोने की, आपने देखा होगा। भारत में कोई भी शादी होती है उसमें सोना सोना, भाई ऐसा विदेशों में नहीं होता। वो क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, एक रिंग पहनाते हैं और बस गले मिल लेते हैं, शादी हो जाती है। पर भारत में भाई रकम चढ़ाओ, चेन चढ़ाओ, हार चढ़ाओ, रानी हार, मंगला हार, कौन कौन से तो हार होते हैं, पान चाली, राम चाली भाई कैसी कैसी रकम आती हैं, बाजूबंद, बेंदी, बाली, झुमकी, करदौनी और पायल, पाँव जेबें, चूड़ियाँ, कंगन और कितना क्या क्या नहीं होता। अब भाई अगर कोई पूरी इतने कोई अब भाई पैसे वाले वो तो सब खरीदते हैं। तो इसलिए भारत में सोना बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है। कुड जंप एंड कीप द रुपी, और जो रखेगा, एंड कीप द रुपी, और जो रुपये को रखेगा, क्या रखेगा, अंडर प्रेशर, दबाव में। भाई क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो रुपये की कीमत क्या हो सकती है, घटेगी। अभी जैसे एक डॉलर बराबर 76 रुपये हो गया, हो सकता है $1 बराबर 80 रुपये भी हो जाए, इसलिए रुपये प्रेशर में रहेगा, ठीक है। चलिए, ट्रेड एंड करेंट अकाउंट, और जो व्यापार और जो चालू करेंट अकाउंट डेफिसिट्स, घाटे, ठीक है। तो डेफिसिट्स मतलब होता है घाटे, और जो चालू और जो व्यापार के जो हैं, कहाँ पे थे हम, हाँ, ट्रेड एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट में भी जियोपार्डाइज्ड, एक वर्ड है जियोपैराडाइज्ड। तो यहाँ पे जियोपैराडाइज मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, जियोपैराडाइज मतलब होता है कि जियोपैराडाइज्ड। तो जियोपैराडाइज मतलब आप बोल सकते हो आपत्ति में पड़ना, ठीक है, या किसी चीज़ को मुश्किल में डालना, खतरे में डालना, जियोपैराडाइज करना, जियोपैराडाइज, मुश्किल में डालना, खतरे में डालना, आपत्ति में डालना, ठीक है। पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म एंड फेल्यूर, ठीक है। तो किसी को मुश्किल में डालना, आपत्ति में डालना, वो क्या होता है, जियोपैराडाइज। तो जो करेंट, जो व्यापार और जो चालू खाते के जो घाटे हैं, डिफिसिट्स मतलब घाटे, में भी जियोपैराडाइज वो खतरे में डाल सकते हैं, ठीक है, खतरे में डाल सकते हैं। ऑल्दो मतलब क्या है, हालांकि फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी रिजर्व है, फॉरेक्स मतलब
विदेशी जो मनी है वो हमारे पास है, ठीक है। तो हालांकि जो मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व, जो मुद्रा भंडार है, रिजर्व मतलब भंडार एक तरीके से, और हेल्दी वह स्वस्थ है, मतलब हमें 600 बिलियन डॉलर के करीब हमारे पास अभी फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। 600 बिलियन शायद, पता नहीं, लगभग ऊपर नीचे होगा, इतना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। तो इसलिए वो क्या है, अभी हेल्दी है, वो स्वस्थ है, उससे कोई उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। चलिए यहाँ पे द, अरे भाई जो कलर चाहिए वो आता नहीं, जो नहीं चाहिए वो टूट पड़ता है, ये कैसे होता है। चलिए ठीक है। द बिगेस्ट कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता क्या है, बिगेस्ट कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता, चिंता, चिंता। कंसर्न मतलब क्या होता है, चिंता। आपको कंसर्न है यार, मेरी बंदी की शादी और कोई से ना हो जाए, जल्दी जॉब लग जाए, मैं उससे शादी करूँगा, ये आपकी क्या है, कंसर्न है, ठीक है। आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, आपकी कंसर्न है, एक तरीके से एक चिंता है। तो बिगेस्ट कंसर्न, बड़ी चिंता, ठीक है। तो द बिगेस्ट कंसर्न, जो बड़ी चिंता है, क्या है, क्या है। तो जब द बिगेस्ट कंसर्न, जो सबसे बड़ी चिंता है, वो क्या है। बिगेस्ट एक क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बिगर, देखिए बिग होता है बड़ा, बिगर मतलब किसी और से बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो बिगेस्ट कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्या है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, फॉर इंडिया, भारत के लिए, हाउएवर, हालांकि, रिमेन्स द इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइस ऑन इन्फ्लेशन, हालांकि जो इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति पर जो तेल की कीमतों का जो प्रभाव है वो बनी हुई है, ठीक है, बना हुआ है, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, ऑयल प्राइस तेल कीमतों पर, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति पे, ठीक है। एंड द अनरिवीलिंग ऑफ द बजट मैथ, यहाँ पे एक काम करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एंड द बजट में विच हाइंज ऑन एवरेज ऑयल प्राइस ऑफ 75 अ बैरल, ठीक है। एंड अनरिवीलिंग, और जो अनरिवीलिंग, जो खुलासा, अनरिवीलिंग एक तरीके से खुलासा, और जो एंड, जो अनरिवीलिंग है किसका, ऑफ द बजट मैथ, जो बजट मैथ मतलब गणित का, विच हाइंस, बजट गणित का, जो हाइंस, हाइंस मतलब एक तरीके से जैसे हाइंज होता है, हाइंज, हाइंज, हिंज, HING, हाइंज होता है, वो क्या होते हैं, कब्जे, जो आपके गेट में जो कब्जे लगे रहते हैं ना, जिससे गेट खुलता बंद होता है, लटका रहता है, वो हाइंज होते हैं, ठीक है। तो हाइंस मतलब एक तरीके से निर्भर होना, निर्भर है उस पर, लटकी हुई है उस पर, ठीक है। तो हाइंस, हाइंस, हाइंज, ठीक है, निर्भर करता है ऑन एवरेज, और जो औसत ऑयल प्राइजेज, जो औसत ऑयल प्राइस है वो कितना है, $75 अ बैरल, $75 का एक प्रति बैरल, ठीक है, की निर्भर करता है। तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता मुद्रास्फीति पर तेल की कीमतों का प्रभाव बनी हुई है, और बजट गणित का खुलासा जो $75 प्रति बैरल की औसत तेल कीमत पर निर्भर करता है। अगर $75 प्रति बैरल से अगर ज़्यादा हमें मिला तो हमें गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, अब यू छो लास्ट पेजम छा, तो अब अच्छा सा पढ़ा छा, तो समझ ध्यान छा, ओ चाम दादा हाउ छा, हाँ चलो छा पढ़ा छा, द RBI छा असर छन। I am just kidding to entertain you and don't take seriously, okay। तो यहाँ पे है द RBI असर्सन, देखिए यार मैं अकेला पढ़ाता वीडियो में बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बोल लेता हूँ अपने आप को इंटरटेन करने के लिए, ठीक है। आप सामने कोई होता है तो पढ़ाते हैं तो वो बात अलग रहती है, ठीक है। द RBI असर्सन, द RBI असर्सन, असर्सन मतलब होता है कोई जोर देना, किसी चीज़ पे जोर देना, या जोर दे के कोई बात कहना, ताकत से कहना,
मतलब वजनदारी में कहना, ठीक है, असर्शंस, ठीक है। तो द आरबीआई असर्शन दैट रिटेल इन्फ्लेमेशन जो रिटेल मतलब खुदरा, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, जो खुदरा मुद्रास्फीति है, हैड पीक्ड, वो अपने पीक्ड पर है, वो अपने पीक्ड पर है, ठीक है। नहीं कहते यार मैं अपने पीक पे हूँ, ठीक है, एक मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे है, एक्सट्रीम पॉइंट पे है पीक्ड 6.01% इन जनवरी। तो आरबीआई का दावा है कि जो खुदरा मुद्रा स्फीति है वो जनवरी में 6.01% पर पहुंच गई थी, ठीक है, पहुंच गई थी। तो यहाँ पे अब एज बेल पहुंच गई थी, ठीक है, एज वेल साथ ही साथ इट्स ग्रोथ, और इसकी जो ग्रोथ समयोजन है, जो विकास अनुकूलन है, अकोमोडेटिव मतलब समयोजन अनुकूलन, और ग्रोथ मतलब विकास, तो विकास अनुकूलन स्टेंस मतलब रुख, विकास अनुकूलन रुख को में नीड अ रीथिंग, उसे जो है रीथिंक मतलब पुनः विचार करना या समीक्षा करना, रीथिंक मतलब समीक्षा करना, पुनः विचार करना। तो मे नीड अ रीथिंक, समीक्षा की ज़रूरत है, पुनर्विचार की ज़रूरत है, विथ ऑयल प्राइजेस, तेलों के कीमतों पर 11% हायर, जो कि 11% अधिक के साथ कब फरवरी में 10 जो फरवरी 10 जो मॉनेटरी मतलब है मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक जो पॉलिसी नीति हैं उनका क्या करने की, रिव्यू, उनकी समीक्षा करने की, रिव्यू मतलब समीक्षा करना, किसी का रिव्यू करना, वापस से उसको देखना, समीक्षा करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर मैं हर स्लाइड में ना कह पाऊँ कि नाउन है कि एडजेक्टिव है तो आप टेंशन मत करना। यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, ये जो लाल कलर के हैं वो नाउन है, जो ग्रीन कलर के हैं वो क्या है, एडजेक्टिव हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो वर्ब हैं, और जो इंडिका कलर के बैगनी कलर के हैं वो एडवर्ब हैं। तो टेंशन लेने का ना भीड़ो, टेंशन देने का, समझा क्या, समझे क्या बाबा, गुड। चलिए लास्ट स्लाइड है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। ऑन द फिजिकल साइड, और जो ऑन द फिजिकल साइड, जो फिजिकल मतलब होता है जो राज मतलब पैसों से संबंधित है, ठीक है। ऑन द फिजिकल साइड जो राजकोषीय पक्ष पर, ठीक है, ऑन मतलब पर, फिजिकल राजकोषीय साइड पक्ष पर, ऑन फिजिकल साइड राजकोषीय पक्ष पर, द गवर्नमेंट जो सरकार है, द गवर्नमेंट जो सरकार है, ठीक है, बिच द गवर्नमेंट जो सरकार, बिच मतलब जो, बिच मतलब किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को दर्शा रहा है, बिच प्रोनाउन, ठीक है। हैज बीन कंजर्वेटिव, यहाँ पे एक कंजर्वेटिव वर्ड है। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, एक तरीके से कंजर्वेटिव मतलब है एक तरीके से रूढ़िवादी, ठीक है। कंजर्वेटिव मतलब क्या है, रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव मतलब क्या है, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी जो रेवेन्यू एजम्पशन, जो रूढ़िवादी जो राजस्व, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, राजस्व, जो अजम्पशन रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं किसमें, बजट में, ठीक है। हैज जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं किसमें, बजट में, तो वो क्या कहना चाह रहा है, ऑन द फिजिकल साइड राजकोषीय पक्ष पर, द गवर्नमेंट सरकार जो बजट में, इन द बजट जो बजट में, ठीक है, अपनी राजस्व, इट्स मतलब अपनी, ये इट्स देख रहे हो ना, इसका मतलब है अपनी, रेवेन्यू मतलब राजस्व, मान्यताओं, अजम्पशन मतलब मान्यताओं में, कंजर्वेटिव रूढ़िवादी
हैज बीन रही है, हैज बीन मतलब क्या है, रही है, ठीक है, हैज बीन रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। हैज द रूम टू परम हैज द रूम प्रिम प्रिमटेबली प्रिम्पिटिवली प्रेम्पटिवली 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 कट डोमेस्टिक फ्यूल टैक्सेस टू निफ इन्फ्लेनेशरी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो जो मुद्रास्फीति जो यहाँ पे ये है इन्फ्लेक्शनरी मतलब जो मुद्रास्फीति, और एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदें, जो मुद्रास्फीति जो उम्मीदें हैं को जो कम करने, निप मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, थोड़ा सा कम करना, जल्दी से कम करना, निप, ठीक है। आपने कोई चीज़ जल्दी से थोड़ी सी कम कर दी, निप, वापस से उसको बढ़ाया जा सकता है, पर निप, समझ रहे हो, निप मतलब कम करना, ठीक है। तो कम करना, निप इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन जो मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करने, जो डोमेस्टिक फ्यूल टैक्सेस डोमेस्टिक फ्यूल टैक्सेस को, ठीक है, घरेलू तेल कर को, घरेलू तेल कर को, ठीक है, प्रीएमिटिवली, ठीक है, प्रीएमिटिवली। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो वो कहना क्या चाह रहा है कि मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करने, खपत के स्तर को कम करने, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इनके नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, क्योंकि ये लास्ट पेज है और हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो हैजैब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रूम है, तो यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। प्रीएम्प्टिवली मतलब क्या होता है, ये एडवर्ब है। एल-वाई एंडिंग वर्ड हमेशा क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो कट डोमेस्टिक, उन कम करना, कट मतलब काटना, कम करना, डोमेस्टिक फ्यूल टैक्सेस जो घरेलू जो तेल जो आयकर है, टू निप इन्फ्लेशनरी जो मुद्रास्फीति को कम करने, ठीक है, मुद्रास्फीति को कम करने, ठीक है, टू निप मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करने, ठीक है, मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो निप यहाँ पे क्या है, वर्ब है, काटना, कम करना, ठीक है। इन्फ्लेशनरी क्या है, एक एडजेक्टिव है, किसके लिए, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों के लिए। चलिए, स्टॉक फेल्टरिंग, ठीक है। कंजम्पशन लेवल एंड सस्टेन इंडियाज फ्रेजाइल पोस्ट कोविड-19 रिकवरी थ्रू दिस ग्लोबल चर्न, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई, तो वो कहना चाह रहा है कि स्टॉक जो फेल्टरिंग कंजप्शन लेवल एंड सस्टेन फ्रेजाइल, देखिए रिकवरी मतलब होता है एक तरीके से पुनर्स्थापित करना, पुनः स्थापित करना, उस चीज़ को पुनः पाना, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक फ्यूल टैक्सेस, देखिए यहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, फ्यूल टैक्सेस टू निप एक्सटेट, ठीक है, समझ लीजिए। आप यहीं से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है एडिट में, कोई बात नहीं, हमने सब तो समझाया, ठीक है। तो स्टॉक फॉल्टरिंग कंजप्शन लेवल, तो कंजप्शन मतलब होता है उपभोग, कंज्यूमर कौन होता है, उपभोक्ता, ग्राहक, तो कंजप्शन क्या होता है, उपभोग, ठीक है। तो खपत, एक तरीके से कंजप्शन क्या होता है, खपत। तो जो कंजप्शन जो स्टॉक फेल्टरिंग
जो मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करने और कंजप्शन लेवल खपत के स्तर, लेवल्स मतलब स्तर खपत के स्तर को कम करने, ठीक है, और जो सस्टेन मतलब किसी चीज़ के आसान बनाना, किसी चीज़ को यूजेबल बनाना, ठीक है। तो सस्टेन इंडियाज फ्रेजाइल मतलब होता है एक तरीके से नाजुक, तो फ्रेजाइल नाजुक पोस्ट कोविड-19 रिकवरी, तो इंडिया की जो नाजुक पोस्ट कोविड-19 रिकवरी को बनाए रखना थ्रो दिस ग्लोबल चर्न, इस वैश्विक मंथन के द्वारा। चर्न मतलब होता है मंथन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे ये समझिए कि स्टॉक क्या है। यहाँ पे स्टॉक एक वर्ब है, फेल्टरिंग क्या है, एडजेक्टिव है, किसके लिए, कंजप्शन लेवल के लिए, खपत के स्तर को, ठीक है, फेल्टरिंग, ठीक है, एंड सस्टेन इंडियाज, और इन सस्टेन करना किसको, भारत की, सस्टेन करना इंडियाज भारत की। तो सस्टेन क्या है, एक वर्ब है, किसके लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। और फ्रेजाइल मतलब नाजुक कोई चीज़, तो एडजेक्टिव है। पोस्ट कोविड यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। 19 रिकवरी एक क्या है, नाउन है। थ्रो दिस ग्लोबल चर्न, इस वैश्विक मंथन, ठीक है, इस वैश्विक मंथन। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और आपके मन में दिल में कोई बात आई हो तो ज़रूर फरमाएं, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। और क्या आपको इस वीडियो में सुधार चाहिए, क्या और अच्छा हम इसमें कर सकते हैं, इसका भी आप सजेशन हमको दे सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का, हम हर एक सजेशन का हम दृढ़ता से पालन करेंगे और उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, अगर वो सही होगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।